नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए के उम्मीदवार की जीत पहले से तय थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। वजह साफ थी कि वो विपक्ष के तौर पर लड़ते हुए दिखना चाहता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहा। विपक्ष के पास इस चुनाव में खुद को मजबूती से पेश करने की कोई ठोस रणनीति नहीं दिखी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि विपक्ष बटा हुआ है और उसे किसी चुनाव में एकजुट कर पाना आसान नहीं है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को 516 मत मिले थे, जो कि कुल मतों का 68% था, जबकि विपक्षी उम्मीदवार को 244 वोट अर्थात 32% वोट मिले थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन ये और भी ज्यादा खराब हो गया। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मान्य मतों का महज 26% यानी 182 मत मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 74% मत हासिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता का आलम यह रहा कि एक प्रमुख विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया। उसका तर्क था कि उम्मीदवार तय करने के लिए उससे विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसके बाद उसके 34 सांसदों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। इसी प्रकार शिरोमणि अकाली दल ने बिना मांगे एनडीए का समर्थन किया। महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट हुई और शिवसेना पहले विपक्ष के साथ थी, उसका बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ चला गया। चुनाव के अंत तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि विपक्षी एकता का दम भरने वाली टीआरएस किसके साथ है। मतदान से एक दिन पहले टीआरएस ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। आखिर सवाल ये उठता है कि जब वो सरकार के साथ नहीं है, तो फिर विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन में देरी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के अपने अपने हित हैं जो आपस में टकराते हैं, साथ ही जिसके चलते वो एकजुट होकर ताकतवर नहीं बन पाते। इसी प्रकार वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी ऐसे दल हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई मौकों की तरह वो इस बार भी एनडीए के साथ ही खड़े नजर आए। विपक्ष इन्हें अपने साथ नहीं ला पाया। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उम्मीदवार के चयन से लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के कार्य को वो कुशलतापूर्वक अंजाम दे पाने में असफल ही साबित हो रही है। तो अहम सवाल आज इसी को लेकर कि विपक्षी एकता आखिरकार क्यों बार बार तार तार हो रही है। दरअसल हमने कल देखा किस तरह से विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ नजर आया। विपक्ष के पास फिर से कमी नजर आई एकजुटता की। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर समझा जा रहा था कि विपक्ष इस बार एकजुटता दिखाएगा, लेकिन वो एकजुटता नहीं दिखाई गई। सबसे बड़ा कारण इसको लेकर ये रहा जिस तरह से पार्टियों ने ठीक एंड मौके पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अलग थलग होने की घोषणा की। कई ऐसे इसमें पार्टी रही जिन्होंने सीधे तौर पर चुनाव में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, जिसके 34 सांसदों ने मत ही नहीं किया, अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जिस उम्मीदवार का नाम लिया उस उम्मीदवार को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों बार बार विपक्ष की तरफ से इस तरह की जो टकराव है वो देखने को मिलता है। विपक्षी एकता का जो दम बार बार ये भरते हैं, वो विपक्षी एकता आखिरकार कहां पर नजर आती है। चलिए, हमारे साथ खास पेशकश में मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय करा देती हूँ। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अश्विनी जी कार्यक्रम में। राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ टीएमसी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल राम प्रकाश पांडे जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं।
रिजल्ट कल भी हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, रिजल्ट तकरीबन स्पष्ट था, बहुत ज्यादा इसको लेकर मान मनोबल की स्थिति नहीं थी, लग रहा था कि ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है और वो आया भी ऐसा जैसे सोचा गया था। लेकिन अब सवाल और अब मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका का क्या होगा। विपक्ष ने जिस तरह से रणनीति अपनाई, आपको लग रहा है कि कोई भी रणनीति विपक्ष की कामयाब हो पाई है, खासतौर पर टीएमसी की तरफ से जिसके 34 सांसदों ने मतदान करना ही सही नहीं समझा? क्या आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुद्दे अलग रहते हैं और आम चुनाव के लिए मुद्दे अलग रहते हैं। तो विपक्ष के वो आम चुनाव के लिए मुद्दे हमारे रहेंगे और वहां पर विपक्ष की एकता बनेगी। हमने उपराष्ट्रपति को अपने कोई कारणों के कारण हमने दूरी बनाई रखी थी। वो कारण राम प्रकाश जी ये बताए जा रहे हैं कि उम्मीदवार को लेकर मंथन नहीं किया गया, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। ये कारण आप लोग बता रहे हैं कि इसी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला लिया। जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जहां पर भी जरूरत होती है, विपक्षी एकता का दम भरते हैं सभी, वो विपक्षी एकता कहाँ नजर आ रही है? सभी ऐन मौके पर बदल जाते हैं। शिरोमणि अकाली दल ने बिना मांगे एनडीए का समर्थन कर दिया। ये मतलब ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये सब चीजें? आप कह रहे हैं कि 2024 के लिए आप आगे तैयारी कर रहे हैं, विपक्षी एकता की सब बात करते हैं, लेकिन विपक्ष की एकता जब दिखानी चाहिए, जब लगता है कि कहीं तो समर्थन मिले, फिर वो कमजोर क्यों साबित हो जाती है बार बार? तो कमजोर कहाँ साबित होते हैं? जहाँ पर जिन चीजों के लिए हमें आवाज उठानी है हम उठा ही रहे हैं। अभी जिस तरह से बेकारी की समस्या है, द्रव्य मूल्य की वृद्धि की समस्या है, रास्तों पे आके आंदोलन हमारी जारी है, वहां पर तो हमारी एकता ही है और इन सब मुद्दों को लेके हम 2024 में जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा तो ये नहीं था। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि तैयारी चल रही है और इन मुद्दों को लेकर आगे आप लड़ाई लड़ेंगे। अश्विनी शाही जी, जिस तरह का मतदान हुआ उसके बाद रिजल्ट को लेकर कोई खास असमंजस की स्थिति थी नहीं, लगभग तय था, लेकिन इस हिसाब से होगा और इतने बड़े मार्जिन से होगा, इसको लेकर किसी को भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि शायद वो कड़ी चुनौती देंगी, कड़ी प्रतिस्पर्धा है उनके बीच में। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया अश्विनी जी, उसके बाद क्या लग रहा है? ठीक है, जीत तो स्पष्ट हो गई, लेकिन विपक्ष जिस तरह से कमजोर दिखा, वो एकता नहीं दिखी, उसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिला। पूजा जी, किसने कहा कि अपेक्षा नहीं थी? विपक्ष को पूरी आशा ही नहीं, विश्वास था कि हमारी कैंडिडेट मार्गरेट तलवा जी, जो अपने आप में एक अच्छी नेत्री हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, उनको बहुत ही सम्मानजनक तरीके से ले आकर यहाँ चुनाव हरवाने का काम किया गया था। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, मोदी सरकार का विरोध के लिए एक प्रत्याशी खड़ा करना था जी। वरना सभी लोगों को ये पता था कि कोई संख्या नहीं है हमारे पास, आम जन से ये चुनाव नहीं होता, हमारे सांसद कितने हैं, वो सारी गिनती टिप्स पे थी। 750 आप 750 सांसद थे, कितना वोट पड़ा, सब मालूम था। जी बिल्कुल, अंक गणित बिल्कुल सबको पता था, स्पष्ट था कि भाई सांसदों की कितनी संख्या है और एट द एंड रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, हार और जीत चलती रहती है राजनीति में भी, लेकिन यहाँ पर चुनौती देना या उस तरह से मुकाबला करना, आपको नहीं लगता कि कम से कम ये तो होना चाहिए था? नहीं पूजा जी, मैं वही आप आगे कहने जा रहा था कि विपक्ष को यहाँ अगर देश हित और देश के मुद्दे पर काम करना था तो एक किसान पुत्र माननीय धनखड़ जी को, उनको सपोर्ट करके निर्विरोध निर्वाचित करा देना था। जब वो जान रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, दूर दूर तक कई दलों की सीमाएं टूटी है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के 2 एमपी ने उन लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लेने का मन बनाया था, फिर भी वोट दिया है। तो दलगत सीमाएं जब टूट रही हैं तो आपको आना चाहिए, सामने आकर निर्विरोध निर्वाचित करके एक अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ विरोध के लिए वहां खड़ा किया गया, सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया गया। जैसे यशवंत सिन्हा जी को ममता बनर्जी जी ने सम्मानजनक तरीके से अपमानित करने का काम किया। उन्होंने उनको प्रत्याशी दिया, प्रत्याशी देने के बाद बंगाल आने से मना किया, बंगाल वो नहीं गए। सबको मालूम था कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वो बंगाल में जिसने खड़ा किया वो उसने नहीं किया। तो यहाँ पर लड़ाई उसकी नहीं है पूजा जी, समझने वाली बात है। कांग्रेस और टीएमसी, सोनिया जी दिल्ली आती हैं,
तो सोनिया ममता जी तो आती है दिल्ली, सोनिया जी से नहीं मिलती हैं। पिछली बार एक बैठक हुई जिसमें नहीं मिली, तो वो खुला विरोध कर रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है। न तो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है, न सोनिया जी का नेतृत्व स्वीकार है। यही इसके उलट हुआ कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, उन्होंने वॉकआउट किया। तो ये देखिए, ये लड़ाई दूसरे तरीके की है। और आपने जो आज टाइटल रखा है बिखर गया विपक्ष, तो विपक्ष जो है बिखरा हुआ इसलिए है कि विपक्ष में कम से कम 7-8 तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कांग्रेस अलग है दावेदार, ममता जी अलग है, केजरीवाल जी अलग है, वाईएसआर अलग है, वो क्या नाम है, बीजू जनता दल अलग है, सब लोग अलग अलग अपना। मतलब आपका ये कहना है कि विपक्षी दलों के अपने अपने हित हैं और इसी वजह से आपस में टकराव होता है, जिसके चलते नतीजा हम देखते हैं बार बार, वो एकजुटता नजर नहीं आती। साधने के लिए कोई विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष कभी भी अब एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेतृत्व इन लोगों को किसी को स्वीकार नहीं है। और वो महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरे देश को दिख गया। जी पूजा। रत्नेश जी, स्पष्ट हो गई हैं चीजें कल के रिजल्ट के बाद। आपसी टकराव, कैसे आप आगे की लड़ाई करेंगे? बिल्कुल मुद्दे अलग होते हैं, देखिए राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनावों में इस तरह से मुद्दों की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम विपक्ष की एकजुटता तो जनता को समझ आती ना। जनता सब देख रही है। आप 2024 की लड़ाई की बात करते हैं, कैसे आप एकजुट होंगे, कौन आपका नेतृत्व करेगा? टीएमसी ने जो बार बार आपको दिखाया, उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरह से देखते हैं कल के रिजल्ट को आप? देखिए पूजा जी, अभी मैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस को कैंडिडेट ना खड़ा करके और धनखड़ जी को समर्थन देके निर्विरोध जितवाना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है या भीड़ तंत्र चल रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी को वोट देने से और चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी बिल्कुल, रत्नेश जी सुन रहे हैं हम। आप किसी को चुनाव लड़ने से और वोट देने से मना नहीं कर सकते। हाँ। दूसरी बात, हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी या कोई भी विपक्षी दल अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा कि नहीं करेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी? और देखिए, अगर ये यही कर रहे हैं तो कल को तो ये कहना शुरू कर देंगे कि भैया लोकसभा और विधानसभा में अपने प्रत्याशी मत खड़े करिए, जिनको भाजपा कर रही है खड़ा उनका समर्थन करिए और उनका प्रचार करिए। ये कौन सा आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है? मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा अगर एक भी मत है, अगर मैं एक भी मत मेरा स्वयं का ही मत हो, अगर उसके बाद भी अगर मेरे पास, अगर कैसे कह सकते हैं कि लोग नहीं थे? अरे भाई, बिना 20 प्रस्तावक और बिना 20 अनुमोदक के तो नॉमिनेशन फाइल नहीं हो गया ना। और 20 लोग आपके जो 182-83 वोट मिले वो सत्ता पक्ष के विरोध में ही तो मिले। आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष और विरोध कमजोर नहीं? देखिए, विरोध कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि विरोध नहीं है आपका, तो आप गलत बोल रहे हैं। ये आप अति उत्साह में बोल रहे हैं और आपके ऊपर जो सत्ता का घमंड चढ़ा हुआ है वो बोल रहा है। दूसरी बात, मैं टीएमसी की बात करूंगा। देखिए, अभी चुनाव के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जाके ममता दीदी जाके प्रधानमंत्री जी से मिलती है, उसके बाद उनका निर्णय आता है कि हम बाइकआउट करेंगे। अब देखिए, पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर कौन सा दबाव बनाया, और हम सब जानते हैं कि अभी उनके नेता पार्थ चटर्जी के ऊपर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, उनके तमाम नेता फंसे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस नेता को और किस पार्टी को किस तरह दबाव में लाना है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको किया भी है। महाराष्ट्र में इन्होंने किस प्रकार किया आप देख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल जो इनके साथ सरकार से बाहर हो गई, वो समय पंजाब में विपक्ष यानी कि दबाव में है, दबाव के चलते उनकी एकता भी खंडित हो रही है। इसका भी, अगर वो एकता में नहीं है तो उसका भी सारा दोष सरकार का है, बीजेपी का है। नहीं, देखिए, हम एकता की बात, देखिए, अगर कोई ये कहे कि विपक्ष में एकता नहीं, तो देखिए किसी एक दल के चले जाने से विपक्षी एकता नहीं टूट जाती। और कांग्रेस स्वयं में संघर्ष करके इतना मजबूत बनने में सक्षम है कि हमें, अगर आपको भाजपा से देश को बचाना है, अगर आपको देश को बिक जाने से बचाना है, तो अपने निजी हितों को त्याग कर एक साथ आना होगा। नहीं तो पूजा जी, अभी केवल रेलवे बिका है, अभी केवल विद्युत विभाग बचा है, अभी केवल, लेकिन वो जो अपने हित की बात कर रहे हैं, वो अपने हितों को तो फिर विपक्ष को भी हटाना होगा ना। प्रधानमंत्री के जो दावेदार बार बार नजर आते हैं हर एक पार्टी के अपने कैंडिडेट, उनको भी दरकिनार करना होगा। विपक्षी एकता आखिरकार क्यों तार-तार होती हुई नजर आ रही है और एकजुट होकर ताकतवर क्यों नहीं बन पा रही है?
बड़ा सवाल बना हुआ है इसी को लेकर। अश्विनी चाहे जी, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है, जो सवाल पूछा है वाजिब भी है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चाहे आपको पता है आपकी हार तय है, बावजूद इसके वो अपना उम्मीदवार ना उतारे मैदान में, या वो लोकतंत्र में लड़ाई ना लड़े, ऐसा संभव नहीं है। हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन इसको लेकर वो पहले ही हथियार नहीं डाल सकते कोई भी। ये कह देना कि आपको अपना समर्थन दे देना चाहिए, ये जनता के हित के लिए भी सही नहीं है। पूजा जी, हम लोगों ने कहा मना किया है कि कोई न उतारे। लोकतंत्र की तो खूबसूरती है कि एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है, दोनों में होता है। लेकिन जब विपक्ष को ये पता है कि हम जो है वीरता से लड़ते हुए वीर गति को भी नहीं प्राप्त हो पाएंगे, तो वीरता से लड़ना क्या है। अगर लड़ते 400 वोट इनको मिलता, 300 350 वोट इनको मिलता, अगर गिनती होती तो मिलता। लेकिन आज जब देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई है ही नहीं है, हमारा नेतृत्व ही नहीं कोई स्वीकार करने वाला है, तो ममता जी ने कह दिया, अब उनके ऊपर लगा दिया ईडी का आरोप। भाई राहुल गांधी भी तो ईडी के उसमें है, क्यों नहीं आप आकर दब जाते हैं। तो क्या ममता बनर्जी को आप डरपोक नेता बोलना चाहते हैं कि ममता बनर्जी डरपोक है, वो डर गई, राहुल गांधी बहुत वीर हैं? इसका मतलब नहीं होता है। लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़िए। मेरा जो कहने का तात्पर्य था, जो रत्नेश जी ने इतना बड़ा भाषण दे दिया, हमने ये मना नहीं किया, और ना हम करने वाले कौन होते हैं। हमारे संविधान में ये है, लोकतंत्र हमारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ पक्ष विपक्ष सब है, तो आप लड़िए। लेकिन मैंने कहा कि जब आपको ये पता था कि हम बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो मार्गरेट अलवा जी को, जो बहुत अच्छी नेत्री हैं, इस शब्द का प्रयोग किया था, आपको ध्यान होगा, उनको बेइज्जत कराने से बढ़िया था कि पहले ही हार मान लेते, कहते कि देश हित में हम जो है धनखड़ जी किसान पुत्र हैं, इनको करते हैं, नहीं, फिर लोकतंत्र तो कहाँ रहा ना सर, बची रह जाती। वही तो, लेकिन वो काम नहीं किया। देखिए, और दूसरी चीज एक जवाब देना चाहूंगा रत्नेश जी का। रत्नेश जी का जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि इन्होंने हमको बताया कि देश बेचने से बचाना है तो भाजपा को हटाना है। रत्नेश जी, एक उदाहरण देके मैं आपकी बात करता हूँ। यूटीआई नाम का एक बैंक हुआ करता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो आज एक्सिस बैंक है। ये किसने बेचा था? आपकी सरकार ने बेचा था। हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन बैंक था, एचडीएफसी जो है, किसने बेचा था? मनमोहन सिंह जी ने। आईसीआईसीआई का क्या नाम था, आपको पता है? नहीं है। और मैं आपको गिना देता हूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, जो आप लोग कहते हैं ना। एनएचपीसी किसने बेचा? प्राइवेट हो गया, ठीक है, आपने बेचा। पीपीटी मॉडल की बात करें, देखिए, ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, वो आरोप लगा, उसका जवाब आपने दिया है, सबको समय देना पड़ेगा। राम प्रकाश जी बताइए जरा, टीएमसी पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि आखिरकार एन मौके पर ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरी की पूरी अपनी रणनीति ही बदल दी और इतना बड़ा फैसला लिया। विपक्षी एकता में सेंध क्यों लग रही है? विपक्षी एकता नजर क्यों नहीं आ रही है? कैसे आप आगामी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? फिर नेतृत्व की कमी यहाँ पर लिख रही है, या फिर अपने अपने हितों को लेकर ही ज्यादा जरूरी हो गया, अपने अपने जो स्वार्थ हैं उनको साधना? देखिए पूजा जी, हमने पार्थ चटर्जी के ऊपर ईडी आने से पहले ही हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम इस चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूरी बनाए, जिसमें हमारी कोई कमजोरी नहीं है। और हमारी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के पास अपने बकाया रुपए के लिए गई, जो राज्य सरकार के बकाया रुपए हैं उसकी मांग के लिए गई। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई नहीं, क्योंकि हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि हम इससे दूरी बनाए रहे। और दूसरी बात है, जिस तरह से बोल हम आगे के जो मुद्दे हैं, आम चुनाव के मुद्दे, लोकसभा के चुनाव में हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम अपना विस्तार कर रहे हैं, हम जैसे मेघालय, आसाम में अपने विस्तार कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हम नॉर्थ ईस्ट में अपना विस्तार कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और पोजीशन को देखेंगे। अगर इसके बाद भी आज जनता जिससे त्राहिमाम है, बेरोजगारी से, द्रव्य मूल्य के वृद्धि से, हर चीजों से, जो कभी भारतीय जनता पार्टी यही मुद्दों लेके कांग्रेस पर बार करती थी, पेट्रोल डीजल इन सब चीजों को, अगर तब भी जनता इसके उन्हीं का साथ देती है तो कोई बात करने की बात नहीं है। कि आज इस परिस्थिति में देश है कि एक मध्यवर्ती परिवार का आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा, उसकी सोच बनी हुई। नहीं तो ये आप अकेले मुमकिन हो पाएगा क्या? इसके लिए आपको नहीं लगता कि संगठित होने की, एकत्रित होने की आवश्यकता है? कोई एक प्रतिनिधित्व करे, नेतृत्व करे। मुद्दे आप बहुत सारे गिनवा रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों की लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? कैसे तमाम जो पार्टियां हैं, क्या वो अकेले लड़ सकती हैं या फिर उन्हें एकजुट होना पड़ेगा? आपको नहीं लगता इसकी इस वक्त ज्यादा आवश्यकता है? एक साथ बैठेंगे ही सारे, बैठने के बाद अपने एक साथ एक कॉमन मिनिमम कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनेगा और सारे आगे बढ़ेंगे।
चलिए ठीक है रत्नेश जी, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि एकता है और आगे भी कोशिश रहेगी, लेकिन वो बार बार इस तरह के उदाहरण सामने आ जाते हैं कि उसमें सेंध लगती है, लगता नहीं है कि विपक्षी एकता का जो आप दम भर रहे हैं वो सार्थक साबित हो रही है। अनेक हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। पूजा जी अभी सुनील जी भाई साहब कह रहे थे कि HSBC को किसने बेचा, ICICI को किसने बेचा। इन्होंने HDFC का नाम ले लिया। HDFC कभी सरकारी संस्था थी ही नहीं, वो शुरू से ही प्राइवेट बैंक रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या बेचा है। इन्होंने 26,700 किलोमीटर का हाईवे बेच दिया, ठीक है। 42,300 करोड़ का पावर ट्रांसमिशन बेच दिया। किसने बेचा? REC का विनिवेशीकरण किसने किया? आपने विनिवेश किया सबका, तो आप अपना बेचे और हम विनिवेश करें तो बेच रहे हैं। अब अरे सुनिए तो, अब इन्होंने विनिवेश किया। एक एक करके सुनील जी आ रहे हैं। रत्नेश जी देखिए, इसको लेकर हम नहीं, ये इसको लेकर हम कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। क्या होता है बताइए? इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा सवाल ये है कि आखिरकार विपक्षी एकता कहाँ जा रही है, कैसे दिखाई देगी विपक्षी एकता? रत्नेश जी, आपको नहीं लगता आवश्यकता यहाँ पर इस वक्त की ज्यादा जरूरत है? विनिवेश क्या है? अच्छा, विनिवेश का मतलब क्या है बता दीजिए। आप करें तो विनिवेश, हम कहें तो बेच रहे हैं उसको। हमने विनिवेश नहीं किया। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है बता दीजिए, मतलब क्या हुआ इसका? अब देश की जनता आप बताइए ना, आपने क्या किया? UPA 2 ने किया ना। देखिए, आप मुद्दों से अलग बात मत कीजिए। विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं रत्नेश जी। रत्नेश जी, आपको नहीं लगता आवश्यकता यहाँ पर ये है कि मंथन किया जाए? आखिरकार कमी कहाँ पर रह गई? TMC को भी साथ लें। जो विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमसे पहले पूछा ही नहीं गया किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करने से पहले, उनसे मंथन किया जाए, बातचीत किया जाए, ये आवश्यकता इस वक्त जरूरी है। एकता कायम करेंगे तभी आगे की रणनीति बन पाएगी। अन्यथा अगर आप अकेले अकेले लड़ाई लड़ेंगे तो फिर जीत पाना नामुमकिन सा साबित हो जाएगा। बहरहाल ठीक है, समय का अभाव है, मेरे पास समय का अभाव है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।